स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, ये आज एक चैप्टर है एमलगमेशन, जो हमारा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर है। ये हमारा एमकॉम का सब्जेक्ट है, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर चैप्टर है एमलगमेशन एंड डीमर्जर। तो ये हमारा डीमर्जर तो वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे एमलगमेशन। क्या होता है ये एमलगमेशन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी द टर्म एमलगमेशन मीन्स टेकिंग ओवर ए बिजनेस और टू और मोर कंपनी बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज। मतलब इन्होंने कह रहा है कि अकाउंट के हिसाब से जो अमलगमेशन का मतलब होता है, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलके कोई न्यू कंपनी को बना लेती है तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। व्हेन टू और मोर कंपनी मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमलगमेशन। जैसे ए लिमिटेड है, एक कंपनी ए लिमिटेड है और एक कंपनी बी लिमिटेड है, तो दोनों मिलके ए और ए बी लिमिटेड बना लेती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, हम अमलगमेशन। जो कंपनी देखो, जैसे ए कंपनी ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, तो दोनों मिलके एक न्यू कंपनी बना लेते हैं ए बी लिमिटेड। तो जो हमारी ये न्यू कंपनी है, जो हमारी ये न्यू कंपनी है ए बी लिमिटेड, तो हमारी न्यू कंपनी हो जाएगी। और ये जो हमारी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड, ये हमारी क्या है, ओल्ड कंपनी हो जाएगी। मतलब ये हमारी जो हो जाएगी ट्रांसफ़र कंपनी। जो ओल्ड कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र कंपनी, जो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करती है। और जिस में ट्रांसफ़र करती है वो होता है ट्रांसफरी कंपनी। जो कंपनी नई बनी है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। और जो हमारी ओल्ड कंपनी होती है वो होती है हमारी ट्रांसफरर कंपनी। तो आ गया इसका मतलब आपको समझ में। अकाउंटिंग के हिसाब से जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलके एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेती है, एक नई कंपनी बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। द कंपनीज हुज बिजनेस टेकन ओवर आर वाउंड अप। जिसका बिजनेस लिया हुआ है उसको अब वाउंड अप करना पड़ता है। वाउंड अप मतलब किस तरह से, उसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है उसको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के अंदर मिला लिया करता है। और जितने भी उसके पहले के लाइबिलिटीज़ है उसको क्या करना पड़ता है, पेड ऑफ करना पड़ता है। और हमारी जो एसेट्स है उसको सोल्ड करना पड़ता है। जो भी क्रेडिटर्स है उसके पैसे को वापस करना होता है। जो भी हमारे पहले का हिसाब है उसको कंप्लीट करना होता है, तभी जाके एक न्यू कंपनी बनती है। उसके बाद आता है फर्दर द टर्म अब्जॉर्प्शन मीन्स टेकिंग ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ वन और मोर कंपनी बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी। अब अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है अकाउंटिंग में। अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखो अब अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जैसे कंपनी ए लिमिटेड है, वो बी कंपनी को क्या कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। जो ए कंपनी है वो तो हमारी, उसको हम बोल देते हैं न्यू कंपनी। और जो बी कंपनी है वो असिस्टिंग कंपनी है, उसको अंदर अक्वायर कर लेते हैं। सॉरी, न्यू कंपनी नहीं, जो ए लिमिटेड है वो क्या हो जाती है। अब ए लिमिटेड, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर लेगी, तो अब बिजनेस जो है वो ए लिमिटेड चलाएगी। एब्जॉर्प्शन में जो होता है एक इसका वो होता है, यहाँ पे कोई न्यू कंपनी, इसका एक रूल होता है, यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी जो है वो नहीं बनती। ध्यान रखना ये बात। एब्जॉर्प्शन में क्या है, यहाँ पर जो भी है एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपनी, नो न्यू कंपनी फॉर्म। एब्जॉर्प्शन में है कोई भी न्यू कंपनी नहीं बनती। एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या अक्वायर कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। Thus, in case of amalgamation, a new company is formed to take over the business of one or more existing company, while in case of absorption, new company is formed. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, absorption में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। और अमलगमेशन का तो मतलब आपको पता ही चल गया, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलके कोई न्यू कंपनी बना लेते हैं।
ध्यान रखना, अमलगमेशन में कोई न्यू कंपनी बनती है। अमलगमेशन में जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलके एक न्यू कंपनी को बना लेते हैं। न्यू कंपनी का बनना जरूरी है अमलगमेशन में, या जो वो न्यू कंपनी का बनना बहुत ही ज़रूरी है। बट जो अब्जॉर्प्शन है वहाँ पर नो न्यू कंपनी, मतलब कोई भी न्यू कंपनी नहीं बनती। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है वो, तो वो होता है हमारा अमलगमेशन। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, जो होता है हमारा अमलगमेशन। देखो अब ये क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) सब सेक्शन 1B, जो हमारा सेक्शन 2 है और उसका सब सेक्शन 1B है, उसके इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसमें अब अमलगमेशन का मतलब बता रखे है। वो ऊपर मतलब था काउंट के हिसाब से, जो ऊपर अभी हमने मीनिंग पढ़ा वो काउंटिंग के हिसाब से था। जो अब हमारा न्यू मीनिंग है वो अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से है। इसमें क्या है, अमलगमेशन का मतलब क्या है, when two or more company merge with another existing company और two or more company merge to form a new company। यहाँ पे मतलब है जब दो या दो से अधिक कंपनी मर्ज हो जाती है और नई कंपनी बना लेती है, तो वो होता है हमारा अमलगमेशन। अमलगमेशन का ये मतलब था नंबर इनकम टैक्स के हिसाब से ऐसा नहीं है। द कंपनी विच सो मर्जी नोन है अमलगमेटिंग कंपनी एंड द company which the merger takes place which form as the result of merger is known as amalgamated company। अब ये कह रहा है जो हमारी ट्रांसफ़र कंपनी, अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो ए लिमिटेड है, जैसे ए प्लस बी लिमिटेड बन के क्या न्यू कंपनी बना लेगी ए बी लिमिटेड। जो हमारी, एक सेकंड आपको बताता हूँ, जो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है वो न्यू कंपनी बना लेगी ए बी लिमिटेड। जो हमारी ए बी लिमिटेड है ये हमारी कौन सी कंपनी बोल देते हैं, इसको हम अमलगमेटिंग कंपनी। जो हमारी ए बी लिमिटेड है उसको हम अमलगमेटिंग कंपनी बोल देते हैं। और जो हमारी ए बी लिमिटेड जो हमारी न्यू कंपनी बनी है उसको हम बोल देते हैं अमलगमेटेड कंपनी। जो कंपनी अमलगमेट हो गई है वो होती है हमारी अमलगमेटेड कंपनी। सुना आपने, मैंने क्या कहा, सुना आपने ध्यान से मैंने क्या कहा। जो हमारी ओल्ड कंपनी होती है, जो हमारी ट्रांसफ़र कंपनी होती है, उसको हम अमलगमेटिंग का नाम दे देते हैं। और जो हमारी न्यू कंपनी बनती है उसको हम अमलगमेटेड का नाम दे देते हैं। तो देखो इन्होंने कह रखा है, इट मीन्स देयर नो डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एडजॉर्प्शन फॉर इनकम टैक्स। इन्होंने जो इनकम टैक्स के हिसाब से अमलगमेशन और एडजॉर्प्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। However, in order to constitute a valid amalgamation for income tax purpose, it must be in such a manner that, देखो जो अमलगमेशन तभी हो सकता है अगर ये जो है कंपनी ये कंडीशन जो इन्होंने दे रखी है ये कंडीशन फुलफ़िल करे। कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, इन कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी अमलगमेशन बन सकता है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी होती है, मतलब ओल्ड कंपनीज जो अपना बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरी कंपनी में। अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होती है, ओल्ड कंपनी, जो मतलब किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब ट्रांसफरर कंपनी को अमलगमेटिंग कंपनी का नाम दे देते हैं। All the property of amalgamating company immediately before the amalgamation become the property of amalgamated company। कह रहा है जितनी भी अमलगमेटेड कंपनी की मतलब ओल्ड कंपनी की प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या अमलगमेट कर ले। वो अमलगमेट करने से पहले जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, जो हमारी अमलगमेटेड कंपनी है, जो हमारी न्यू कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टी अमलगमेटिंग की कंपनी की वो अमलगमेटेड कंपनी की प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। मतलब जो भी ओल्ड कंपनी की प्रॉपर्टी है वो क्या न्यू कंपनी की प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। देखो जैसे ये हमारी होगी ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी और ये बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी। अब इन्होंने नई कंपनी बना ली यहाँ पे ए बी लिमिटेड। तो जितने भी ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, ए बी लिमिटेड की प्रॉपर्टी बनेगी। ऑल प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी है ए बी लिमिटेड की वो ए
ए प्लस बी लिमिटेड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी बनेगी, ए बी लिमिटेड की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन एक ये फुल होनी चाहिए। ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम द लाइबिलिटीज ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। कह रहे जितनी भी लाइबिलिटी है अमलगमेटिंग कंपनी की, जो हमारी ओल्ड कंपनी है, वो क्या हो जानी चाहिए, लाइबिलिटी बन जानी चाहिए अमलगमेटेड कंपनी की। थर्ड कंडीशन देखो, शेयर होल्डर इक्विटी प्रेफरेंस होल्डिंग नोट लेस देन 75% इन द वैल्यू ऑफ शेयर इन अमलगमेटिंग कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। क्या कह रहा है अब ये देखो, ये पॉइंट ध्यान से देखो। कह रहा है जो जैसे हमारे ए लिमिटेड है प्लस बी लिमिटेड, ये हमारी ओल्ड कंपनी है, इन्होंने ए बी लिमिटेड न्यू कंपनी बन गई। क्या कह रहा है, जितने अब ए प्लस बी लिमिटेड के कम से कम क्या 75% शेयर होल्डर, जो 75% शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो क्या होने चाहिए, शेयर होल्डर बनने चाहिए ए बी लिमिटेड के 75% या उससे ज़्यादा ए बी लिमिटेड के वो शेयर होल्डर, मतलब उनकी कंपनी में क्या वो शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो अमलगमेटिंग कंपनी नहीं बन सकती, तो उनका जो मर्जर है वो फेल हो जाएगा, तो उनका मर्जर है वो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो कम से कम 75% शेयर की वैल्यू जो है उसमें शेयर वैल्यू होनी चाहिए जो अमलगमेटेड कंपनी में। आगे समझ में। However, the value of share already held by before the amalgamation, the amalgamated company or by जो nominee or by its subsidiary company shall be 30% share. However, the value of the share already held before the amalgamation by the amalgamated company or by its nominee or by its subsidiary company shall excluded in the company कंप्यूटिंग ऑफ फोर्स है 75% वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो भी जैसे 75% की कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कह रहा है जो भी मतलब कंपनी ने पहले से शेयर अगर होल्ड कर रखे हो तो इससे वो एक्सक्लूडेड होंगे। जो भी शेयर होल्डर ने अगर ऑलरेडी उस कंपनी के क्या है शेयर परचेज कर रखे हैं तो उसमें क्या होंगे, वो एक्सक्लूडेड माने जाएंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। देखो इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, ए कंपनी होल्ड 30% शेयर ऑफ बी कंपनी विच वांट टू मर्ज विद ए कंपनी। ए कंपनी होल्ड 30% शेयर ऑफ बी कंपनी विच वांट टू मर्ज विद ए कंपनी। जो हमारी जैसे बी लिमिटेड कंपनी है, देखो बी लिमिटेड कंपनी है वो ए लिमिटेड में मर्ज होना चाहती है, तो जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पहले ही 30% शेयर को होल्डर्स जो है ए कंपनी के ले रखे हैं, 30% शेयर ए कंपनी के ले रखे हैं, तो वो कह रहा है ये उसमें एक्सक्लूडेड माने जाएंगे। अब कंपनी को है जो अलग से जो कंपनी को है 75% शेयर कम से कम लेने पड़ेंगे, जो 30% शेयर है वो एक्सक्लूडेड माने जाएंगे। उनको है जो अलग से 75% मतलब मिनिमम शेयर होल्ड करना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो अमलगमेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। अब ये कह रहे हैं नो अमलगमेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। इन केस में जो है अमलगमेशन नहीं माना जाता। ये देखो ये इन्होंने जो कह रखा है, वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द अनदर कंपनी टू द परचेस ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर कह रहा है अगर एक कंपनी के से को द्वारा किसी भी दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जाता है तो वो एक्वाइजिशन बोलते हैं उसको, हम अमलगमेशन का नाम नहीं देते। वेयर अंडर लिक्विडेशन द कंपनी रिसीव द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर कंपनी फ्रॉम लिक्विडेटर।
जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जैसे कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसका क्या करना पड़ता है, लिक्विडेशन करना पड़ता है। अगर उससे भी कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी अमलगमेशन का नाम नहीं दिया जा सकता। तो इन दो केस में जो है अमलगमेशन वो हमारा नहीं होता। जो ये दो केस होते हैं इनमें हमारा अमलगमेशन नहीं होता। अब देखो इसकी प्रोविज़न दे रखा है कुछ, टैक्स इंसेंटिव फॉर अमलगमेशन। क्या क्या मतलब टैक्स में कैसे बेनिफिट, जो हम कंपनी मर्ज होती है एक दूसरे के अंदर, जो कंपनी अमलगमेट होती है, कैसे कैसे उनको टैक्स में जो है वो बेनिफिट मिलता है। हमारा पर्पस तो यही है ना कि अमलगमेट होने का पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा है टैक्स में बेनिफिट मिले, हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो, इसलिए कंपनी जो है अमलगमेशन करती है। देखो कंपनी अमलगमेशन क्यों करती है, क्या पर्पस है कंपनी का, क्योंकि जैसे कंपनी के रिसोर्सेज कम है, जैसे ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है, अमलगमेशन कर रही है, तो ए लिमिटेड की एसेट्स है जो और बी लिमिटेड की एसेट्स है वो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉफिट अर्न कर सकेगी फ्यूचर में, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकेगी। इसीलिए कंपनी क्या अमलगमेट कर लेती है, और कंपनी के जो टैक्स है वो अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकेगी। अब देखो क्या क्या प्रोविज़न है इनके। फर्स्ट क्या क्या फ़ायदे हैं अमलगमेटिंग कंपनी मतलब जो ओल्ड कंपनी है, जो ट्रांसफर कंपनी है, उसको क्या फ़ायदा होता है, टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलता है। देखो फर्स्ट है टैक्स इंसेंटिव टू अमलगमेटेड कंपनी, अजम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। देखो अब ये कह रहा है जो भी है, देयर शैल नो लाइबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द अमलगमेटेड कंपनी इफ द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। कह रहा है जो कोई भी अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट या मतलब कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करती है, कौन, अमलगमेटेड कंपनी, किस में, अमलगमेटेड कंपनी में, जो वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कैपिटल गेन मतलब उसको नहीं माना जाएगा यहाँ पर। तो जो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा तो हमारा वो क्या है, वो हमारा प्रॉफिट भी नहीं होएगा, जिससे हमारी मतलब उसको हम प्रॉफिट में नहीं लेंगे, जिससे हमारी जो है टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी, और हमारा जो है टैक्स उस पर नहीं लगेगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी वो रिड्यूस होगी। तो इसको ये बेनिफिट मिलता है जो भी हमारा एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नॉर्मल तो आप क्या देखते हो, जो अगर कंपनी कोई भी एसेट्स को ट्रांसफ़र करती है तो उसके ऊपर उसको क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ पर वो क्या रह गया है, जो भी अपनी कंपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेगी उसको ये उसका कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको टैक्स लाइबिलिटी भी उसकी नहीं लगेगी। तो समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अजम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, मतलब यहाँ पर जो है टैक्स वो है यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट ही नहीं माना कैपिटल गेन को। जब भी कोई एसेट ट्रांसफ़र करेंगे उसको वहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, ऐसा है अमलगमेशन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रखा है इन्होंने, टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी, there shall be no liability for capital gain tax on the transfer of share of an Indian company by a foreign company to another foreign company। कह रहा है अगर किसी भी फॉरेन कंपनी ने क्या करे हो, दूसरी फॉरेन कंपनी में अपने शेयर को ट्रांसफ़र करा हो, तो वो भी किसके कहने पर, इंडियन कंपनी के कहने पर। अगर इंडियन कंपनी के कहने पर किसी भी फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी पे शेयर को ट्रांसफ़र करा हो तो उसमें भी हमारा कोई भी कैपिटल गेन नहीं होएगा, और हमारा कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो ये क्या दो कंडीशन दे रखी है या भी दो, एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। कह रहा है जो जैसे ऊपर बता रखा था उसमें 75% कंडीशन थी ना, जो 75% कम से कम शेयर होल्डर है वो अमलगमेटिंग कंपनी के, वो शेयर होल्डर बनने चाहिए।
अमलगमेटेड कंपनी के। ऐसे ही इसमें क्या रखा है, जो हमारी फॉरेन कंपनी है, जो हमारी ओल्ड फॉरेन कंपनी है, वो किसी दूसरी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है, तो उसके कम से कम 25% शेयर होल्डर्स जो है वो कंटिन्यू शेयर होल्डर्स होने चाहिए किसके, अमलगमेटेड कंपनी के। जो हमारी न्यू फॉरेन कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। सच ट्रांसफ़र डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच अमलगमेटेड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ये कह रहा है जो भी है ये जो भी ट्रांसफ़र कर रही है ये हमारा कैपिटल गेन टैक्स नहीं माना जाएगा और ना ही यहाँ पर कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी हमारी। तो आ गया कैसे कैसे ये कंपनी को, अमलगमेटेड को बेनिफिट्स मिलता है हमारे टैक्स जो हमारा इनकम, जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसके हिसाब से। अजम्पशन फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये कह रहे हैं जो भी हमारा अगर एक देयर शैल बी नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफर और राइट टू यूज स्पेक्ट्रम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अंडर सेक्शन 35A और ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अंडर सेक्शन ABB। अब ये कह रहे हैं जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो क्या करती है, लाइसेंस को प्रोवाइड करती है किसी क्या करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस को है उसको ऑपरेट करने के लिए। अगर एक कंपनी क्या करती है उस किसी कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वो भी उसमें भी हमारा जो है टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी। 4 पॉइंट है, इफ़ द प्लांट और मशीनरी ट्रांसफ़र, अगर सेम है ऊपर वाला, हर कंपनी में क्या करी है, जो हमारी ओल्ड कंपनी है मतलब हमारी अमलगमेटिंग कंपनी है, जो हमारी ट्रांसफ़र कंपनी है वो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रही है किसके अंदर, जो हमारी न्यू कंपनी है, जो जिसमें मर्ज हुई है वो कंपनी, जो हमारी न्यू कंपनी है वो हमारा होता है अमलगमेटेड कंपनी। तो जिसमें भी वो ट्रांसफ़र कर रही है तो वो क्या है, नहीं माना जाएगा ट्रांसफ़र, और वहाँ पे कोई भी अगर ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होएगा, अगर कोई प्रॉफिट नहीं होएगा तो उसको टैक्स भी नहीं लगेगा और कंपनी को क्या है, बेनिफिट मिल जाएगा। तो समझ में आ गया ये बात आपको, क्या कैसे कैसे अमलगमेटिंग कंपनी है जो हमारी ओल्ड कंपनी है उसमें कैसे कैसे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, कैसे कैसे टैक्स के बेनिफिट अराइज होते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम जो आगे का है टैक्स इंसेंटिव, जैसे शेयर होल्डर्स को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और जो हमारी अमलगमेटेड कंपनी है वो जो हमारी न्यू कंपनी होती है उसको कौन कौन से टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ इतना ही है इस चैप्टर में, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर में आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन जो आपके मास्टर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर से, अमलगमेशन चैप्टर से 16 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ये एक कंपलसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही आता है और ये आपको आना चाहिए। तो अब ये हम कंटिन्यू करेंगे। हाफ चैप्टर कवर हो चुका है, मीनिंग आपने समझ लिया है और कैसे कैसे क्या कंडीशन है, इनकी मेन कंडीशन है इस चैप्टर में, और कैसे इनके जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो कैसे कैसे अमलगमेटिंग कंपनी को मिलते हैं। तो इतना आपने आज कवर कर चुके हो। आगे का कवर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।